भी लगा दी। लेकिन एक पिता की यह चिंता उस बेटी को कैद जैसी महसूस होने लगी। आर्या हमेशा से ही जिद्दी और गुस्सैल थी। बचपन से ही उसकी सभी फरमाइशें पूरी की गई थी, इसलिए जिंदगी में पहली बार जब किसी बात पर उसे रोका गया, जब उसकी मर्जी के खिलाफ पाबंदियां लगाई गई, तो वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसके अंदर एक अजीब सा गुस्सा भरने लगा, एक ऐसी बेचैनी जो धीरे धीरे जिद में बदल रही थी। और फिर उम्र का वो पड़ाव जहां इमोशंस समझ से ज्यादा तेज भागते हैं, जहां सही और गलत का फर्क अक्सर धुंधला पड़ जाता है। आर्या ने सोच लिया कि उसकी राह में रोड़ा बन रहे पिता को वो रास्ते से ही हमेशा के लिए हटा देगी। दरअसल आर्या का जिस लड़के से अफेयर था वो कोई और नहीं बल्कि आशीष शेडमाके था। वही आशीष जो बाद में उसका पति बना, और वही आशीष जो 3 साल बाद पुलिस स्टेशन में खड़ा होकर इस पूरी कहानी का सच बताने वाला था। आर्या ने एक शातिर प्लान बनाया और आशीष को इस प्लान में शामिल किया। उसने उसको एक ऐसा जहर अरेंज करने के लिए कहा जिसके बॉडी में जाते ही ऐसे सिम्टम्स आए जो नेचुरल इलनेस को मिमिक करे, ताकि किसी को भी यही लगे कि तबीयत बिगड़ जाने के चलते मौत हो गई है। आशीष ने इसके लिए अपने कजिन जो मात्र 13-14 साल का था और भद्रावती में रहता था, उसे कांटेक्ट किया। अब कहने को तो वो बहुत कम उम्र का था, लेकिन उसकी संगति और उठना बैठना गलत काम करने वाले लोगों के साथ ज्यादा था। और उसने आशीष की मुलाकात करवाई मोंटी उर्फ चैतन्य से। वो मोंटी ही था जिसने 5,000 रुपए लेकर आशीष को वो जहर सप्लाई किया था, और उसी जहर का इस्तेमाल कर आर्या ने अपने पिता की सांसें छीन ली थी। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक अफेयर तक सीमित नहीं थी। ऐसा नहीं था कि आर्या ने सिर्फ अपने प्यार के लिए घर की पाबंदियों से तंग आकर इतना बड़ा कदम उठाया था। इस फैसले के पीछे एक और वजह थी, एक ऐसी वजह जो धीरे धीरे आर्या के दिमाग में जगह बना रही थी और उसे अंदर ही अंदर बदल रही थी। और वो वजह थी अपने पिता की सर्विस के दौरान हुई मौत पर मिलने वाली कंपैशनेट ग्राउंड पर जॉब। एक ऐसी नौकरी जो आमतौर पर किसी टूट चुके परिवार के लिए सहारा बनती है, लेकिन यहाँ वही चीज धीरे धीरे एक ख्याल, फिर एक इरादे और आखिरकार एक खतरनाक फैसले में बदल गई। और यह बात उसके दिमाग में तब से घर कर गई थी जब वो आशीष से मिली थी, क्योंकि आशीष की भी पुलिस में भर्ती अपने पिता की जगह कंपैशनेट ग्राउंड पर मिली थी। तो अपने पिता की हत्या करना अब आर्या के लिए एक तीर से किए गए 2 शिकार थे। लेकिन हर पाप की एक उम्र होती है, और जब वो पूरी होती है तो सच खुद बाहर आने का रास्ता बना लेता है। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब अचानक आशीष शेडमाके पुलिस स्टेशन पहुंचा और उसने खुद अपने मुंह से वो सब कबूल कर लिया जिसे 3 साल तक छुपाकर रखा गया था। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आशीष को इतना बड़ा राज खुद सामने लाना पड़ा? क्या यह सिर्फ एक गिल्ट था, या फिर कहानी में अभी भी कुछ ऐसा बाकी था जो सामने आना जरूरी था? अपने पिता को सफाई से मौत के घाट उतारने के सिर्फ 1 महीने बाद ही आर्या ने आशीष से शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद आर्या अपने ससुराल नहीं गई, बल्कि अपने मायके में ही बनी रही। रिसर्च में हमने पाया कि आर्या ने अक्टूबर 2023 में अपना इंस्टा अकाउंट बनाया था और दिखावे के लिए अपने नाम के मिडिल नेम में अपने पिता का नाम लिखा था। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में माइक्रोबायोलॉजिस्ट, आर्या अपने बायो में भी महाराष्ट्र पुलिस को फ्लेक्स करना नहीं भूली। पिता के बंधन से आजाद आर्या बेशर्मों की तरह अपनी जिंदगी को खुलकर ऐसे जी रही थी मानो उसके हाथ अपने पिता के खून से सने ही ना हो। वो नई नई जगहों पर ट्रैवल करती, दोस्तों के साथ पिकनिक और वीकेंड पर पार्टी करने जाती, जहां वो अपने बिताए हर एक पल को कैमरे में रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया में पोस्ट करती। और सिर्फ दोस्तों के साथ ही नहीं, बल्कि वो आशीष के साथ भी अपने रोमांटिक वीडियो शूट कर पोस्ट करती। दोनों हस्बैंड वाइफ को देखकर कोई इनकी फितरत आखिर कैसे जान सकता था? आर्या के हाव भाव, बेफिक्र अंदाज और बोल्ड एटीट्यूड को देखकर कोई भी नहीं सोच सकता था कि यह लड़की असल में कितना बड़ा गुनाह कर यूं चैन से घूम फिर रही है। जैसे तैसे उतार चढ़ाव के बीच दोनों का रिलेशन चलता रहा और आखिरकार साल 2025 में आर्या की पुलिस ट्रेनिंग शुरू हो गई। लेकिन पाप की नींव पर रखी गई रिश्तों की इमारत तो गिरनी ही थी। आखिरकार साल 2025 के एंड में जहां आर्या की पुलिस ट्रेनिंग तो अच्छी चल रही थी, वहीं आशीष को पुलिस ड्यूटी में प्रोबेशन पीरियड के दौरान इनडिसिप्लिन और मिसकंडक्ट के लिए निकाल दिया गया। यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था आर्या और आशीष के रिश्तों के बीच। आशीष के अंदर एक तरफ नौकरी से निकाले जाने की फ्रस्ट्रेशन थी, ऊपर से आर्या का उसके प्रति बर्ताव वैसे भी बदलने लगा था, और अब तो उसकी ट्रेनिंग भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी थी। आशीष को लगने लगा कि जब ये ट्रेनिंग से पहले ही मुझसे इस तरह पेश आती है, तो पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के बाद तो इसके तेवर और बदल जाएंगे। उसे महसूस होने लगा कि आर्या को उसकी जरूरत ही नहीं है, बल्कि वो उसे सिर्फ एक बोझ समझने लगी है। दोनों के बीच झगड़े बढ़ते गए, बात बात पर तंज, इल्जाम और पुरानी बातें निकलने लगी। और फिर
एक दिन गुस्से में कही गई कुछ बातें इस कहानी का रुख हमेशा के लिए बदल गई। कहते हैं गुस्से में निकले लफ्ज कभी कभी गहरी चोट दे जाते हैं, और उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। बहस के दौरान आर्या ने कुछ ऐसी बातें कह दी जिससे आशीष को यह एहसास हुआ कि इतने बड़े पाप में उसका साथ देने के बाद भी उसकी जिंदगी में अब कोई अहमियत नहीं रह गई है। यह बात आशीष के ईगो पर सीधा वार थी। अब यह सिर्फ एक टूटता हुआ रिश्ता नहीं था, यह एक बदला बन चुका था। आशीष के दिमाग में अब एक ही बात चल रही थी कि अगर मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है तो मैं इसे अकेला क्यों झेलूं। और यहीं से उसने एक ऐसा फैसला लिया जो शायद उसे भी बर्बाद करने वाला था। मार्च 2026 के लास्ट वीक में रामनगर पुलिस स्टेशन पहुंचकर आशीष ने वो सब कबूल कर लिया जो 3 साल तक अंधेरे में दबा हुआ था। वो जानता था कि इस सच को सामने लाने का मतलब है खुद को भी फंसाना, लेकिन उस वक्त उसे अपनी परवाह नहीं थी। वो सिर्फ एक चीज चाहता था, आर्या को हर कीमत पर बर्बाद करना। 24 मार्च 2026 को आर्या ने पुलिस ट्रेनिंग कंप्लीट होने पर यह पोस्ट डाली थी, और इसके मात्र 3 दिन बाद ही 28 मार्च को रामनगर पुलिस ने आर्या, आशीष का कजिन और पॉइजन सप्लाई करने वाले बॉन्टी को अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने इसे मर्डर केस मानकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। वहीं आशीष के कजिन को नाबालिग होने की वजह से जुवेनाइल कस्टडी में भेज दिया गया। फिलहाल पॉइजन को लेकर एग्जैक्ट डिटेल्स पुलिस ने रिवील नहीं की है, लेकिन अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लापरवाही की बात करे तो भले ही इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पॉइजन डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन अगर जैन जी के विसरल सैंपल्स को सही तरीके से कलेक्ट करके टाइमली फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाता तो उसमें जहर के ट्रेसेस मिलने की पूरी संभावना थी। सिर्फ कुछ केसेस में पॉइजन विसरा में नहीं डिटेक्ट होता, लेकिन उसके पीछे स्पेसिफिक रीजन होते हैं, जैसे डिकम्पोजिशन, सैंपल्स भेजने में देरी या प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटलाइजेशन। लेकिन इस केस में ये तीनों फैक्टर्स मौजूद नहीं थे, यानी पुलिस की लापरवाही के चलते ये सच 3 साल तक दबा रहा। और अगर आशीष खुद आगे बढ़कर कन्फेशन ना देता तो ये तय था कि इस जुर्म में शामिल लोग जिंदगी भर बिना किसी शक के आजाद घूमते रहते। यह केस सिर्फ एक मर्डर स्टोरी नहीं है, यह पैट्रिसाइड का एक डिस्टर्बिंग एग्जाम्पल है, जहां एक बेटी ने अपने पिता की जान ली। और इसे समझने के लिए हमें सरफेस से बाहर निकलकर इंसान के दिमाग के अंदर झांकना पड़ेगा। पैट्रिसाइड यानी अपने पिता की हत्या अक्सर 2 एक्सट्रीम कंडीशंस में देखी जाती हैं। या तो विक्टिम लॉन्ग टर्म अब्यूज का शिकार होता है, या फिर कल्प्रिट के अंदर कंट्रोल, ग्रीड या साइकोलॉजिकल डिस्टॉर्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो अपने रिश्तों की वैल्यू खत्म कर देता है। इस केस में दूसरा पैटर्न क्लियरली दिखाई देता है। यहाँ कोई इमीडिएट सर्वाइवल थ्रेट नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेटेड डिसीजन मेकिंग थी, जहां इमोशंस और सेल्फ इंटरेस्ट मिलकर एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बना रहे थे। आर्या का बिहेवियर इस बात की तरफ इशारा करता है कि उसकी अपब्रिंगिंग में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का पैटर्न था। जब बचपन से ही हर चीज बिना रेजिस्टेंस के मिलती है तो दिमाग एक एक्सपेक्टेशन डेवलप कर लेता है कि मेरी मर्जी ही सब कुछ है। और फिर जब पहली बार रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, स्पेशली सेंसिटिव एज में, तो वो सिर्फ रोक नहीं लगती, वो आइडेंटिटी और इंडिपेंडेंस पर अटैक लगती है। इसी एज पर अगर इमोशनल मैच्योरिटी कम हो तो इंसान प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता, बल्कि प्रॉब्लम एलिमिनेट करने की सोचता है। यहाँ दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है रोमांटिक इन्फ्लुएंस प्लस शेयर्ड माइंडसेट। आशीष का खुद कंपैशनेट ग्राउंड पर जॉब पाना एक सोशियोलॉजिकल ट्रिगर बना, और आर्या के दिमाग में एक डेंजरस एसोसिएशन बना जहां डेथ एक अपॉर्चुनिटी दिखी। ये नॉर्मल इंसान के लिए मॉरली अनएक्सेप्टेबल होता है, लेकिन जब किसी का मॉरल कंपास ऑलरेडी अनस्टेबल हो तो वो इसे जस्टिफाई कर लेता है। और इसी प्रोसेस को साइकोलॉजी में मॉरल डिसएंगेजमेंट कहा जाता है, जहां इंसान अपने गलत काम को इंटेंशनली सही ठहरा देता है। इसके बाद आता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, जहां आर्या ने अपने पिता को एक इंसान नहीं बल्कि एक ऑब्स्टेकल के रूप में देखना शुरू कर दिया। और जब किसी क्लोज रिलेशन को इंसान से प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया जाता है तब एम्पैथी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है, और जहां एम्पैथी खत्म हो जाती है वहां क्राइम पॉसिबल हो जाता है। लेकिन इस केस की सबसे कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल लेयर आशीष के कन्फेशन में दिखती है। 3 साल तक चुप रहना और फिर अचानक सब कुछ कबूल कर लेना, यह कोई गिल्ट का रिजल्ट नहीं, बल्कि यहाँ ईगो इंजरी, रिजेक्शन और रिवेंज साइकोलॉजी का स्ट्रॉन्ग रोल है। जब आशीष को लगा कि आर्या उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ रही है, उसकी वैल्यू खत्म हो रही है, तब उसने कंट्रोल वापस पाने के लिए यह तरीका चुना। वो कहते हैं ना, इफ आई गो डाउन यू गो डाउन विद मी। यह डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट अक्सर टॉक्सिक रिलेशनशिप में देखा जाता है, जहां प्यार पॉजिटिवनेस में और पॉजिटिवनेस डिस्ट्रक्शन में बदल जाती है। इस पूरी कहानी में 3 चीजें एक साथ कोलाइड करती हैं, अनचेक्ड डिजायर्स, वीक इमोशनल रेगुलेशन और अपॉर्चुनिटी। और जब ये तीनों एक लाइन में आ जाते हैं तब इंसान वो कर देता है जो आमतौर पर सोच से परे लगता है।
अगर आप क्राइम केसेस ऑडियो फॉर्म में सुनना पसंद करते हैं तो आप स्पॉटिफाई पर हमारे पॉडकास्ट को सुन सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देने